हाय एवरीवन। अभी तक हमने ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए जिसमें आपका सिर्फ वर्स्ट टाइम दिया रहता था, मतलब आपका प्रोसेस सीपीयू के पास जा रहा है। लेकिन हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए जिसमें प्रोसेस आपका आईओ के लिए किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास जा रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूशन स्टेट में आपका आईओ भी तो होता है। ठीक ना। तो आप समझ सकते हैं कि अगर प्रोसेस की लाइफ साइकिल की बात करें, कोई प्रोसेस की लाइफ साइकिल की बात, तो सीपीयू के पास जाता है, फिर आईओ के पास जाता है, फिर सीपीयू के पास जा सकता है, फिर आईओ के पास जा सकता है। ऐसे इसका कंडीशन चल सकता है और फाइनली ऐसे होते होते आपका प्रोसेस क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है या फिर इंड हो जाता है, फिर कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो सकता है ना। अब देखो कौन कौन सा आपका कंडीशन बन सकता है और आप बताइए उसमें कि कौन सा कंडीशन आप बोलेंगे हाँ ये हो सकता है। मान लो कि आपके पास एक प्रोसेस है, तो क्या वो सीपीयू के पास जा सकता है? हाँ जा सकता है। अगर एक एक ही प्रोसेस है तो क्या वो आईओ के पास जा सकता है? हाँ जा सकता है। अगर आपके पास दो प्रोसेस है तो क्या वो एक प्रोसेस सीपीयू के पास और दूसरा प्रोसेस आईओ के पास जा सकता है? हाँ जा सकता है। अगर आपके पास तीन प्रोसेस है तो एक प्रोसेस सीपीयू के पास, दूसरा आईओ के पास, तीसरा आईओ के पास जा सकता है? हाँ जा सकता है। एक साथ कई आईओ ऑपरेशन हो सकते हैं, लेकिन एक साथ कई सीपीयू बाउंड प्रोसेस नहीं हो सकता। क्योंकि क्योंकि सीपीयू में एक बार में एक ही प्रोसेस रन हो सकता है। इसका मतलब आपके पास रन स्टेट में एक बार में एक ही प्रोसेस होगा और वेट स्टेट में आईओ के लिए एक बार में मेनी प्रोसेस रह सकते हैं। ठीक ना। अब आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अगर तीन प्रोसेस हैं, तीनों प्रोसेस आपका आईओ के लिए गए हैं, तीनों प्रोसेस आईओ के लिए गए हैं, तो क्या हो सकता है? हाँ हो सकता है। लेकिन आपके पास तीन प्रोसेस हैं, पहले वाले को सीपीयू चाहिए, दूसरे वाले को सीपीयू चाहिए और तीसरे वाले को आईयू चाहिए। तो क्या ये कंडीशन फॉलो हो सकता है? ये कंडीशन बिल्कुल फॉलो नहीं होगा। ठीक ना। इसी के बेसिस पे हम प्रॉब्लम को, नेक्स्ट प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम ऐसे प्रॉब्लम्स लेंगे जिसमें आपका सीपीयू टाइम भी रहे और आईयू टाइम भी रहे। तो क्या लिख सकते हैं हम? सीपीयू टाइम एंड आईओ टाइम रिलेटेड कंसेप्ट। ठीक ना। कोई प्रोसेस अगर है, मतलब बहुत सारे प्रोसेस दिए गए हैं, तो वो प्रोसेस आपके सीपीयू टाइम के पास भी जा रहे हैं और आईओ टाइम के भी पास जा रहे हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझेंगे। अब फिर से अगर देख लीजिए, आप नहीं समझे हो कि लाइफ साइकिल क्या होता है, तो कोई प्रोसेस अगर रेडी स्टेट में है, ठीक ना, तो रेडी स्टेट से आपका कहाँ जाता है? रन स्टेट में जाता है। ठीक ना। इस रन स्टेट से आपका वेट स्टेट में जा सकता है। ठीक ना। फिर वेट स्टेट से आपका रेडी स्टेट में जा सकता है, या फिर डायरेक्ट रन स्टेट से आपका रेडी स्टेट में जा सकता है। ये क्या है? आपका लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल है किसी प्रोसेस का। अब इसके बेसिस पे हम प्रॉब्लम्स लेंगे जिसमें आपका सीपीयू टाइम और आईओ टाइम दोनों दिया रहेगा। उसके बेसिस पे हम कैसे प्रॉब्लम रन होती हैं उसको देखेंगे, और कैसे वो प्रोसेस सीपीयू में जाती हैं और किस ऑर्डर में रन होती हैं उसको भी हम देखेंगे। ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके प्रॉब्लम्स को लेते हैं और इसके कंसेप्ट को बेसिकली अच्छे तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर वन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, हम इस पे दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक ना। अगर आपका प्रोसेस नंबर दिया गया है, देन अराइवल टाइम, देन एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास थ्री चीज़ें चल रही हैं। एग्जीक्यूशन में आपके पास सबसे पहले सीपीयू के पास जाता है सीपीयू टाइम के लिए, देन आईओ के पास जाता है आईओ टाइम के लिए, देन आपके पास फिर से सीपीयू के पास जाता है सीपीयू टाइम के लिए। ठीक ना। एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास तीन चीज़ें चलती हैं। ठीक ना। अब देखिए, इसका हम डाटा लिख लेते हैं, डाटा अपना ले लेते हैं। अगर प्रोसेस नंबर वन, टू एंड थ्री दिया गया है और अराइवल टाइम आपका 0, 1 एंड 2 है, और देन सीपीयू टाइम आपका फिर से 1, 2 एंड 3 दिया गया है, आईओ टाइम आपका 2, 4, 6 है, देन सीपीयू टाइम अगेन आपका 2, 5 एंड 8 है। ठीक ना। पूछा क्या है इसमें? फाइंड द कंप्लीशन कंप्लीशन टाइम ऑफ each process. Find the completion time of each process using shortest remaining time first algorithm.
जो हमने पहले शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम एल्गोरिदम पढ़ा है ना, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम पढ़ा है ना, उसका यूज करके आपको सभी प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम निकालना है। ठीक ना। और पहला बात इसमें आप दो चीजें आप समझिए। पहला बात क्या है कि एट सिंगल टाइम many processes कैन डू आईओ ऑपरेशन। मतलब एक टाइम पे कई प्रोसेस आपका आईओ कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे एट सिंगल टाइम ओनली ओनली वन प्रोसेस कैन डू सीपीयू ऑपरेशन। मतलब एक टाइम पे सीपीयू के पास एक ही प्रोसेस रहेगा और आईओ टाइम के लिए आपके कई प्रोसेस जा सकते हैं। मतलब कि रन स्टेट और वेट स्टेट आपका होता है ना, तो वेट स्टेट में मेनी प्रोसेस सिंगल टाइम पे रह सकते हैं, लेकिन रन स्टेट में आपका एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रहेगा। ठीक ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपना हम गैंट चार्ट बना लेते हैं, जिससे आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक ना। देखिए इस क्वेश्चन को हम किस एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे। और एक और कंडीशन आपका इसमें ले लीजिए कि सारे प्रोसेस नंबर 1 2 3 आपके सभी प्रोसेस सबसे पहले सीपीयू टाइम खत्म करेंगे। जो पहला सीपीयू टाइम दिया है इसको इंड करेंगे, उसके बाद आपका आईओ टाइम इंड करेंगे, उसके बाद सीपीयू टाइम पे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ए सीपीयू करने के बाद ए सीपीयू कर लिया। इसका एक ऑर्डर है, पहले इस सीपीयू टाइम को कंप्लीट करेंगे, फिर इसका आईओ को कंप्लीट करेंगे, फिर सीपीयू टाइम को कंप्लीट करेंगे। ठीक ना। आप ये कंडीशन अपने दिमाग में रखे रहिएगा। ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए टाइम जीरो पे आपके पास कोई प्रोसेस है क्या? टाइम जीरो पे आपके पास प्रोसेस नंबर 1 है। तो प्रोसेस नंबर 1 टाइम जीरो पे आपके पास है, तो ये प्रोसेस कितना टाइम चल सकता है? ये प्रोसेस मात्र 1 यूनिट चल सकता है, क्योंकि नेक्स्ट वन पे टाइम 1 पे प्रोसेस नंबर 2 आ जा रहा है। तो हमने शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में पढ़ा था कि हर टाइम चेक करते हैं कि आगे वाला प्रोसेस आने वाला है, उतने समय तक ही पुराना पुराना वाला चल सकता है। तो प्रोसेस नंबर 1 आपका 1 यूनिट बस रन होगा। ठीक है, प्रोसेस नंबर 1 आपका 1 यूनिट रन हो गया, पहला सीपीयू टाइम इसका कंप्लीट हो गया। ठीक ना। एक और बात यहाँ लिख लीजिए, पहले रो में आप सीपीयू टाइम देखेंगे और दूसरे वाले में आप आईओ टाइम के लिए कौन कौन से प्रोसेस जा रहे हैं उसको देख लीजिए। ठीक ना। अभी इस समय कौन कौन सा प्रोसेस आईओ के लिए गया? आईओ के लिए कोई प्रोसेस नहीं गया है, और सीपीयू के लिए आपका P1 गया था। ठीक ना। आप देखिए अब टाइम वन पे कौन कौन से प्रोसेस आ गए? P1 भी आ चुका है और P2 भी आ चुका है। दो प्रोसेस आपके आ चुके हैं। आप ध्यान से देखिएगा इस समय दो प्रोसेस आपके पास हैं, P1 है और P2 है। इन दोनों प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस रन होगा? इन दोनों प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस रन होगा? इन दोनों प्रोसेस में आपका P2 रन होगा, क्योंकि P1 आपका पहले रन हो चुका है और इसको आईओ ऑपरेशन के लिए जाना है। पहले वाले को आईओ के लिए जाना है, दूसरे वाले के लिए सीपीयू के लिए जाना है। तो इसमें से आप मात्र 1 यूनिट रन कराइए, क्योंकि आपका टाइम 2 पे आपका दूसरा प्रोसेस आ रहा है। तो 1 यूनिट P2 ने अपना 1 यूनिट रन किया। साइमल्टेनियसली उसी समय P1 का आईओ ऑपरेशन 1 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि ये खाली थोड़ी बैठेगा, आईओ के लिए गया रहेगा। ठीक ना। अब देखिए अब इसमें टाइम 2 हो गया है, तो टाइम 2 पे आपके पास कौन कौन से ऑपरेशन है? टाइम 2 पे आपके पास कौन कौन से प्रोसेस हैं? आपके पास सारे प्रोसेस इस समय टाइम 2 पे आ चुके हैं। अब देखिए कौन कौन से प्रोसेस आप सीपीयू के लिए जा सकते हैं। आपका P3 भी जा सकता है और आपका P2 भी जा सकता है। तो इसमें से किसका मिनिमम टाइम है? इस समय आपका P2 का मिनिमम टाइम है, जो कि आपका 1 यूनिट P2 था ना, जो कि आपका 1 यूनिट रन होगा। तो इसको आप 1 यूनिट रन करा दीजिए। ठीक ना। आप देखिए और साइमल्टेनियसली P1 का एक आईओ इंड हो जाएगा। ठीक ना। आप देखिए कौन कौन से प्रोसेस थे आपके रन होने के लिए? इसमें आपका P2 था रन होने के लिए, और आपका P3 था जिसमें से आपने P2 को रन कर दिया। अब देखिए प्रेजेंट टाइम में आपके पास टाइम कितना हो गया? टाइम 3 हो गया। प्रेजेंट टाइम में आपके पास कौन कौन से प्रोसेस हैं सीपीयू के लिए?
आपके पास प्रोसेस नंबर 1 है और प्रोसेस नंबर 3 है, ये दोनों प्रोसेस सीपीयू के लिए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान से समझिए, प्रोसेस नंबर 1 और प्रोसेस नंबर 3 जा सकते हैं, लेकिन कौन सा प्रोसेस जाएगा? जिसका आपका सीपीयू टाइम कम होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम से देख रहे हैं, तो ये वाला प्रोसेस आपका रन हो जाएगा। कौन सा प्रोसेस रन होगा आपका? प्रोसेस नंबर P1। आप इसे 1 यूनिट रन कराइए, जबकि टाइम आपका 4 हो जाएगा। साइमल्टेनियसली आपका यहाँ पे P2 का आईओ चल जाएगा 1 यूनिट, इसके पास 3 बचेगा। आप समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप जैसे आपका यहाँ कंसंट्रेशन बिल्कुल 100% होना चाहिए। अगर आप 1 सेकंड भी या 2 सेकंड भी गायब हो जाएंगे ना, तो बिल्कुल आपका सब कुछ गायब हो जाएगा। ठीक ना? यहाँ पे आपका 1 यूनिट रन हो चुका था, आपका 1 यूनिट बचा है। अब देखिए, प्रेजेंट टाइम में सीपीयू में कौन कौन से प्रोसेस जा सकते हैं? प्रेजेंट टाइम में आपके पास P1 जा सकता है और P3 जा सकता है, क्योंकि दोनों के सीपीयू टाइम अभी बचे हुए हैं। कौन सा प्रोसेस जाएगा? जिसका आपका सीपीयू टाइम कम है। प्रोसेस नंबर 1 गया, 1 यूनिट के लिए प्रोसेस नंबर 1 चला गया, आपका टाइम 5 हो गया। ठीक ना? साइमल्टेनियसली आपका प्रॉब्लम प्रोसेस नंबर 2 का 1 यूनिट आपका आईओ भी हो जाएगा। ठीक ना? अब देखिए, सीपीयू टाइम तो इसका खत्म हो गया, पहले वाले का पहला तो एग्जीक्यूशन पूरा खत्म ही हो गया। अब देखिए, पहला एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। अब आपके पास कौन कौन से प्रोसेस हैं? प्रोसेस नंबर 2 और 3 किसका बचा है? आपके पास किस प्रोसेस का बचा हुआ है आपका सीपीयू टाइम? आपके पास बचा हुआ है सीपीयू टाइम प्रोसेस नंबर 3 का, क्योंकि सबका आपका सीपीयू टाइम यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और यहाँ प्रोसेस नंबर 2 का भी सीपीयू टाइम बचा हुआ है। ठीक ना? अब देखिए, इस समय कौन कौन से प्रोसेस आपके पास हैं? प्रोसेस नंबर 2 और प्रोसेस नंबर 3 जा सकते हैं रन होने के लिए। तो किसका मिनिमम टाइम है? प्रोसेस नंबर 3 का आपका मिनिमम टाइम है। ठीक ना? तो आप इसे 1 यूनिट रन करा लीजिए। प्रोसेस नंबर 3 को आप 1 यूनिट रन करा लेंगे, तो आपके पास यहाँ 2 बचेगा, और साइमल्टेनियसली यहाँ पे 1 यूनिट इसका कम हो जाएगा, जो कि उसका आईओ ऑपरेशन हो रहा था। प्रोसेस नंबर 3। ठीक ना? कितना हो गया? 6 हो गया। अब देखिए, इस समय आपके पास कौन कौन से प्रोसेस हैं रन होने के लिए? आपके पास इस समय प्रोसेस P3 और P2 आपके हैं, जिनके 5 यूनिट बचा है और यहाँ 2 यूनिट बचा है। तो आप किसको रन करेंगे? जिसका आपका वर्स्ट टाइम या फिर सीपीयू टाइम कम होगा। तो प्रोसेस नंबर 3 का सीपीयू टाइम कम है, तो इसे 1 यूनिट और रन कर लीजिए, आपका 1 यूनिट बच जाएगा। ठीक ना? समझ रहे हैं आप कैसे कर रहे हैं? थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन आप समझिए ध्यान से। और साथ ही में आपका P2 का आयु टाइम भी हो गया, मतलब 1 यूनिट बचा था, 1 यूनिट हमने यहाँ चलाया, तो उसका आयु टाइम भी खत्म हो गया। अब देखिए, प्रेजेंट टाइम में आपके पास सीपीयू में कौन कौन से प्रोसेस हैं? प्रेजेंट टाइम में सीपीयू में आपके पास कौन कौन से प्रोसेस हैं? प्रेजेंट टाइम में सीपीयू में आपके पास प्रोसेस P3 और P2 दोनों प्रेजेंट हैं। तो कौन सा प्रोसेस रन होगा? जिसका आपका एग्जीक्यूशन सीपीयू टाइम कम होगा, तो प्रोसेस नंबर 3 का सीपीयू टाइम कम है, जो कि आपका 0 हो जाएगा। तो आपका P3 फिर से रन हो जाएगा टाइम 8 तक। ठीक ना? और इस समय किसी का आईओ हो रहा है, किसी का आईओ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे P2 का आईओ 0 हो गया था और किसी का आईओ नहीं हो रहा था, यहाँ पे किसी का आईओ नहीं हो रहा है। ठीक ना? आप देखिए, ध्यान से समझिए, इस समय कौन सा प्रोसेस रन होने के लिए, कौन सा प्रोसेस बचा है रन होने के लिए? सीपीयू टाइम किसका बचा हुआ है? प्रोसेस नंबर P2 का सीपीयू टाइम बचा हुआ है, तो इसको डायरेक्टली पांचों यूनिट चला सकते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका आईओ 6 यूनिट, P3 का 5 यूनिट यहाँ से रन हो जाएगा आईओ के लिए, और यहाँ पे आपका P2 का 5 यूनिट आपका सीपीयू के लिए रन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर P2 की बात करें, तो 5 यूनिट रन होने के बाद आपके पास 13 यूनिट तक P2 रन हो गया, 0 हो गया, और यहाँ से आपका 5 यूनिट कम हो गया आईओ के लिए P3 का, P3 का 5 यूनिट कम हो गया आईओ के लिए, और आपका P2 भी आपका 5 यूनिट रन हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए क्या है, मतलब आपका यहाँ पे कि P3 बस बचा, P2 तो पूरा कंप्लीट हो गया, P3 बचा। तो P3 में ध्यान से बताइए, सबसे पहले आईओ करेगा, फिर आपका सीपीयू टाइम के लिए जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो आईओ टाइम के लिए आपका P3 कितना कर लिया? 1 यूनिट के लिए आपका आईओ टाइम चला गया। इसमें कोई प्रोसेस नहीं रन हो रहा है, खाली है, मतलब प्रोसेस नहीं रन हो रहा, बस इसका P3 आपका आईओ ऑपरेशन कर रहा है। यहाँ पे सीपीयू का क्या है? आइडल बैठा हुआ है। और फाइनली आपके पास 8 यूनिट सीपीयू के लिए P3 चला जाएगा।
रन हो जाएगा। 14 और 8 कितना होता है आपका 22। इस समय P3 रन हो गया और यहाँ पे कोई भी आईओ ऑपरेशन नहीं हो रहा है। आई थिंक हमने पूरे प्रोसेस को रन कर लिया और सीपीयू बिल्कुल खाली हो गया और आईओ ऑपरेशन भी पूरा सबका हो गया। ठीक ना। अब देखिए, अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे P3 आपका एक यूनिट लिया था, जो यहाँ बचा हुआ था हमने भी को कट किया। P3 आपका एक यूनिट था और यहाँ पे इसका आईओ ऑपरेशन हो गया था। आई थिंक हमने पूरा ऑपरेशन कर लिया और देख लिया किस ऑर्डर में आपका रन होगा। इस क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन बिल्कुल फोकस्ड होना चाहिए भाई। अगर थोड़ा सा 1 मिनट भी आप मिस करेंगे ना तो सब कुछ आपका मिस हो जाएगा। तो देख लेते हैं कंप्लीशन टाइम, देख लेते हैं। प्रोसेस नंबर 1 का कंप्लीशन टाइम कम है, प्रोसेस नंबर 1 का कंप्लीशन टाइम, प्रोसेस नंबर 2 का कंप्लीशन टाइम और प्रोसेस नंबर 3 का कंप्लीशन टाइम सबका निकाल लेते हैं कंप्लीशन टाइम। तो प्रोसेस नंबर 1 का कंप्लीशन टाइम कम है, प्रोसेस नंबर 1 का कंप्लीशन टाइम यहाँ पे आपका यहाँ पे है 5 यूनिट पे ही प्रोसेस नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। और प्रोसेस नंबर 2 आपका 13 पे इंड हुआ है, 13 पे इंड हुआ है। और प्रोसेस नंबर 3 आपका 22 पे इंड हुआ है। ऐसे हमने इसको फाइंड किया। बिल्कुल आपको इन सब क्वेश्चंस में बिल्कुल कंसंट्रेट रहना पड़ेगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद एक और क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेंगे। काफी आसान क्वेश्चन रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।